हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको उन्हें पढ़ना है। तो देखिए, ये कुछ कैलकुलेटिव गेसेस है। 70% चांसेस हैं कि इनमें से और 30% हो सकता है ना भी आए। बट ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर ये नहीं भी आते तो इनका जो कंटेंट है वो आप दूसरी जगह पर भी यूज़ कर सकते हो। तो यूनिट 1 है आपकी एजुकेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हाई चांसेस है कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए, बिकॉज पिछली बार नहीं आया है। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और प्रियम्बल भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछली बार आया तो था बट थोड़ा घूम के आया था, तो हो सकता है इस बार डायरेक्ट आ जाए। और अगर आप राइट्स एंड ड्यूटीज याद कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर एजुकेशन जो है वो आपके अपने आप हो जाएंगे। तो सेक्शन 1 जो है वो थोड़ा, एक तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है इसलिए इसमें सारी ही चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बहुत बार आ चुका है। तो ऐसा इसमें आप कर सकते हैं कि कोई 2 पॉइंट उठाइए और उसे एकदम अच्छे से कर लीजिए। फिर बात आती है यूनिट 2 की, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार बनता है राइट टू एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड आ सकता है। और इसमें आप अगर राइट्स एंड ड्यूटीज याद कर लेते हैं, जिसपे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसमें बहुत ईजी ट्रिक है जैसे आप याद कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे काम आएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में। फिर राइट टू एजुकेशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और हाई चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन आए। यूनिट 3 में हमारे पास है पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें से डीपीईपी एंड एसएसए पे एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, बिकॉज एक टॉपिक जो और बनता है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वो 16 मार्क्स में अकेला नहीं आ सकता, अगर आता है तो 8 मार्क्स में आएगा, साथ में किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन होके आएगा। लेकिन ये डीपीईपी और एसएसए जो है वो डायरेक्ट आ सकते हैं, हो सकता है साथ में एक लिंकिंग क्वेश्चन वैसे डाल दें, कुछ मतलब घुमा के कुछ पूछ लें उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट है यूनिट 4, जिसमें इमर्जिंग कंसर्न्स एंड एजुकेशन है। उसमें से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे एक क्वेश्चन आने की संभावना है, या फिर हो सकता है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर या मॉडर्निटी पे कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन पे आ जाए। तो कोई एक दो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आसानी से लिख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस भी कर लूँगी, बिकॉज बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कंटेंट लिख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो वर्ड एनवायरमेंट ग्रीक वर्ड एनवायरन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या आउटसाइड। जो भी हमारे आसपास है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, ये सारी क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। जो हवा हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, जो कुछ भी हमारे आसपास है उसे हम एनवायरमेंट में गिनते हैं। डेफिनेशंस लिखेंगे, वर्ड्सवर्थ कहते हैं द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। और एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज नॉट मी। तो इनमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से बस आपको पॉइंट्स बताऊंगी मैं कि आप क्या लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कैटेगरी की, तो बायोटिक और ए बायोटिक, यानी कि लिविंग या नॉन लिविंग। बायोटिक में हमारे पास आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ए बायोटिक में आते हैं एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। फिर हम इसमें लिखेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में कि क्या कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैनमेड, सोशल। फिजिकल में हमारा आता है वाटर, एयर, लैंड, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, केमिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल में आते हैं एनिमल, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, फूड चेन। मैनमेड में है टाउन, रोड्स, फील्ड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सोशल में आ सकते हैं सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड लीगल स्ट्रक्चर्स। अब आएगा हमारा मेन टॉपिक, क्योंकि मेन टॉपिक क्या था, एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन है क्या है, तो ये है स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, फिनोमिनन्स, ताकि लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पता चले, उन्हें पता चले एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है, उन्हें पता चले कि एनवायरनमेंट में किस चीज़ की कमी हो रही है या किस चीज़ से हानि पहुंच रही है एनवायरनमेंट को, और उस हानि को आप किस तरीके से रोक सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़रूरी है। कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे तो भोला प्रसाद के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को रिलेट्स मैन एंड मैनकाइंड विद नेचर एंड प्रोड्यूसेस अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट। यानी कि
इंसान को किससे जोड़ती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन? अपनी नेचर से, और अवेयरनेस आए उसमें, जो बात हमने पहले कही। अकॉर्डिंग टू टेलर, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन कीपिंग इन माइंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ताकि हम एक अच्छे सिटीजन्स बना सके जिन्हें अपने इन्वायरमेंट की परवाह हो और पता हो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। तो अवेयरनेस आए नेचर के प्रति कि नेचर में कौन कौन सी प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, नॉलेज हो क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में कुछ चेंज करने की जरूरत है, उसका पता हो, एटीट्यूड हो, कंसर्न हो इन्वायरमेंट के प्रति, पार्टिसिपेट करें, एक्शन ले उस चीज के प्रति। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसके प्रति अगर हम एक्शन नहीं लेते तो फिर क्या ही फायदा है। तो एक्शन लें, ये ऑब्जेक्टिव है। इवेल्युएट करें कोई भी प्रोग्राम अगर हमने चलाया है एजुकेशन फील्ड में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि वन महोत्सव पे क्या है, हर स्कूल जो है वो पेड़ लगाता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर हम कर रहे हैं तो वो कितनी कारगर साबित हो रही है, उस चीज की इवेल्युएशन हो। स्किल्स हो, बच्चों के अंदर स्किल सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बात बच्चों को सिखाई जा सके। जैसे कि अगर आपकी सोसाइटी में कचरा पड़ा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये बात हमें कौन सिखाएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आपने अगर बुक देखी हो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो उसमें कुछ स्टोरीज होती हैं कि कुछ बच्चे थे और उनके आसपास, घर के आसपास कचरा पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया कि सब ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया, फिर उन ग्रुप में मिलके उन्होंने क्या किया, कचरा इकट्ठा किया, उस तरीके से फिर उसे अच्छे से डिस्पोज किया। तो इस तरीके से कुछ भी, मतलब यानी कि स्किल जो है वो कैसे आएगी अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो। उन्होंने डिस्पोज कैसे कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे किस तरीके से डिस्पोज करना है, और ये चीजें सिखाएगी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि ग्लोबल लेवल पे ऐसी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या रीजन है कि इन्वायरमेंट जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। सो उसके मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, डिग्रेडेशन इन एयर क्वालिटी, डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी, लैंड कंटेमिनेशन, सोयल इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड यूज चेंज एंड हैबिटेट लॉस। तो ये सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो सफर कर रही है। फिर आता है कि लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है। साउंड पोल्यूशन, नीड टू ग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट, लैंड पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इन पॉइंट्स को और ज़्यादा इलाबोरेट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर इतना भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। फिर आते हैं स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन है क्या है। कंजर्वेशन एक लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड से बना है। कन मीन्स टुगेदर एंड सर्वेशन मीन्स गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग, यानी कि किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कम शब्दों में बात करें तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? When the development done today does not compromise with the needs of future generation, यानी कि जो आज डेवलपमेंट हो रही है वो फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि ये जो नेचर है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये हमने अपने पूर्वजों से नहीं ली है, बल्कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन से उधार ली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका ख्याल रखें। तो इसीलिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंजर्वेशन के? टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल, टू एंश्योर द कंटिन्यूस यूज ऑफ स्पीसीज विदाउट एनी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा नहीं है कि चीजें यूज नहीं करनी है, उसके बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता, बट चीजें यूज की जाए लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी ओवर यूज ना की जाए, जितनी जरूरत हो उतनी ही इस्तेमाल की जाए। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। फिर आते हैं स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। अवेयरनेस लाके, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज, जीडीज, ग्रुप डिस्कशन यानी सेमिनार्स, ये चीजें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वेज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको अपने आप समझ में ना आए, तो इसीलिए डायरेक्ट पॉइंट्स ही लेंगे, बिकॉज हो सकता है कि थोड़ा छोटा लिखा तो आपको जो है वो विजिबल ना हो उतने अच्छे से, इसीलिए मैं पॉइंट्स बोल दूंगी सारे। ऑर्गेनाइजिंग सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल डेज मना सकते हैं हम, विजिट कर सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स को, एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोल लाया जा सकता है जो पोल्यूशन हो रही है उस पर, ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन और वन महोत्सव, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, टू ओबे रूल्स बाय इंडस्ट्रीज, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सीएनजी वगैरह, पॉपुलेशन कंट्रोल, रिसाइकलिंग वेस्ट, एजुकेशन। बिकॉज शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतने ज्यादा अवेयर होंगे कि किस चीज से क्या नुकसान हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड,
तो इनमें से कोई अगर 10 पॉइंट्स भी आप लिखेंगे तो आराम से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, और बाकी सेक्शन में भी जो मैंने थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बताया है वो कुछ कैलकुलेटिव गेसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से उस पर ही रिलाई करें, लेकिन हाँ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लें, बिकॉज DPEP, SSA और RTE में से एक आने के चांसेस 100% है। और बाकी आप सिर्फ मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अंदर का कंटेंट आप अपने आप लिख सकते हो। आपके पास सिर्फ हेडिंग्स होनी चाहिए कि क्या हेडिंग्स है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, बिकॉज जैसा भी इस वीडियो पे रिस्पॉन्स होता है उसी हिसाब से B.Ed सेमेस्टर 1 के लिए वीडियोस आएंगी। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।